भारत सेमीफाइनल जा रहा है। जब मैं कमेंट्री कर रहा हूं और मुझे टीवी पे या अपनी आंखों के सामने जर्सी पे इंडिया लिखा दिखता है, फिर वो कमेंटेटर नहीं है, फिर वो एक फैन है जो कमेंट्री कर रहा है। कुछ खास इमोशंस नहीं है, वो आपके दिल के इमोशन है जिनको मैंने शब्द दिए हैं। कमेंट्री ये चूज करने का रीजन क्या हुआ? मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन ने मुझे चूज किया है। वो सेक्टर 42 हॉकी स्टेडियम खचाखच भरा रहता था। वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हॉकी को इतना प्यार अभी भी मिलता है। कि सर डॉन ब्रैडमैन उस टाइम कहते थे कि मैं जिस हिसाब से रन बनाता हूँ, ये भारत का ध्यानचंद उस हिसाब से गोल करता है। इसके लिए हॉकी का जादूगर कहा जाता था सर उनको। लेजेंड फॉर अ रीजन। जिन लोगों ने वो दौर देखा दादा ध्यानचंद का और साहब का, वो कहते हैं कि गोल पोचिंग स्किल्स उनके कहीं बेहतर थे। कि बॉल अगर आप उनको दोगे डी के अंदर, वो गोल कंफर्म है। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं फेमस स्पोर्ट्स कमेंटेटर सुनील तनेजा। हॉकी हो, क्रिकेट हो या कबड्डी हो, उनकी कमेंट्री की हर बातें हमारे दिल को टच हो जाती हैं। देश के प्रति उनका प्रेम हो, खिलाड़ियों के प्रति उनका लगाव हो, स्पोर्ट्स के बारे में उनकी जानकारी हो और पर्सनली उनका एक बहुत अच्छा व्यवहार हो, ऐसी बहुत सारी बातें सुनील तनेजा के बारे में आज हम जानेंगे आज के हमारे एपिसोड में। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के एपिसोड। वेलकम टू द शो सुनील सर, कैसे हो प्रभु? बिल्कुल ठीक हूँ भरत भाई, आप कैसे हैं? बस एकदम मजे में। हमेशा आप कहते हो कैसे हो प्रभु, ये बार मैं कह देता हूँ सर। ये मेरी खुशकिस्मती है कि किसी ने मुझे पहली बार ये पूछा है। नहीं तो ये मैं अपना रोल, अपना दायित्व समझता हूँ कि जब भी सोशल मीडिया पे लोगों से मुखातिब हों या टीवी पे ऑडियंस से मुखातिब हों, तो उनसे पूछा जाए, उनके अंदर बैठे ईश्वर से पूछा जाए कि कैसे हैं प्रभु। तो मेरी खुशकिस्मती। आपकी शुरुआत ही प्रभु शब्द से होती है तो सब अच्छा ही होना है सर। अब देखिए, कोई भी नाम, कोई भी काम अगर ईश्वर का नाम लेके शुरू करेंगे। यस, मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंसान जब भी कोई काम करे वो ईश्वर को समर्पित करके करे तो फिर वो अच्छा होगा। वो अच्छा हो या ना भी हो, कम से कम कर्मों के एंगल से बात करें तो इंसान के कर्म नहीं बनेंगे। Right. ईश्वर को समर्पित काम है, मतलब ये फिलॉसफी है, ये अध्यात्म की बात है। लेकिन हम सब भाव अच्छे रहते हैं, भाव अच्छे रहते हैं, हम सब धार्मिक आध्यात्मिक लोग हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं 101% सर। और चूंकि मुंबई में शूट कर रहे हैं और गणपति उत्सव चल रहा है, तो लोग सबसे पहले प्रभु को याद करते हैं। तो हम किसी भी फॉर्म में, किसी भी नाम में, किसी भी रूप में जब प्रभु का नाम लेके शुरू करें तो फिर डेफिनेटली 101% अच्छा ही होना है। प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ। यस 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 सर। वैसे आपने ये कमेंट्री, इतने सारे प्रोफेशन है, अलग अलग प्रोफेशन है, आपने एज अ पैशन और एज अ प्रोफेशन दोनों कमेंट्री ये चूज करने का रीजन क्या हुआ और आपने ये स्टार्ट कहाँ से किया? ईमानदारी से बताऊं भरत भाई, तो मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन ने मुझे चूज किया है। मैं बड़ा हुआ हूं उस माहौल में जहां डॉक्टर्स थे, जहां फार्मासिस्ट थे, नर्सिस थी। मेरे फादर साहब एक ट्रेंड फार्मासिस्ट हैं, चीफ फार्मासिस्ट। वो रिटायर हुए गवर्नमेंट जॉब पंजाब से, और एक जगह पे वो इसी फील्ड में सेवा करने हर साल जाया करते थे जहां सिर्फ डॉक्टर हैं और सिर्फ मेडिकल्स। तो मैं बता सकता हूं कि मैं हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में पला बड़ा हूं। मेरे घर में फादर प्रैक्टिस करते थे, तो मुझे डॉक्टर बनना था और डॉक्टर ही बनना था। जब थोड़ा बड़ा होने लगे, स्कूल कॉलेज में फंक्शंस होने लगे, तो कुछ बोलने का शौक भी था। और इसमें भी डैडी, ये आपका दिया हुआ गुण है, ये मेरे फादर का एक हेरिडिटी है। वो खुद अपने टाइम पे बहुत अच्छे स्पीकर थे। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। 60s में जब मीडिया ना के बराबर था, टीवी था नहीं, पंजाब में छोटे शहरों गांवों में सिर्फ रेडियो था, उस जमाने में मेरे फादर को ऑल इंडिया रेडियो ने जॉब का ऑफर दिया था। वो इतने अच्छे स्पीकर थे। तो मेरी खुशकिस्मती है कि वो जीन्स फादर से मुझे ट्रांसफ़र हुए। तो स्कूल कॉलेज में डिबेट्स करने शुरू किए, भाषण प्रतियोगिताएं करने शुरू की, मोनो एक्टिंग करने शुरू की। नाना पाटेकर साहब की मैंने एक्टिंग करके बहुत इनाम जीते हैं। आज अच्छा। पहली बार किसी भी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। तो अभी मैं उसके पहले आपको स्टॉप करूंगा कि पहले एक नाना पाटेकर की एक्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी सर। और मुझे ऐसा लगता है ईमानदारी से कि जब मैं 16-17 साल का था तो शायद अच्छी कर लेता था।
अभी जो भी करूंगा वाहियात करके चलेगा, नो दिखाऊंगा प्रॉब्लम। आपको। उनका वो क्रांतिवीर का सीन मैं कभी नहीं भूल सकता, वो जब फांसी उनको मिलने वाली है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी मुझको वो फांसी से लटका दिया जाएगा, मेरी जबान बाहर आएगी, समथिंग लाइक वेरी गुड। मैं अपने हर एक भाषण में, बिकॉज मुझे स्पीच देने का शौक था, जो स्पीच कंपटीशन है उनमें नाना पाटेकर की किसी फिल्म का डायलॉग होगा ही होगा। अच्छा, वेरी तो गुड। ये सारे जो गुण थे वो बाय हेरिडिटी मुझे मेरे फादर से मिले थे। सो जब बड़े होने लगे, लोग कहने लगे यार तुम तो अच्छा बोल लेते हो, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो, तो अंदर से ये भी विचार आने लगा कि यार क्या इस चीज को प्रोफेशन बना सकते हैं। राइट। क्योंकि उस जमाने में, आज मुझे लगता है कि हर एक बच्चा बड़ा होके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, उस जमाने में हर एक बच्चा बड़ा होके एक्टर बनना चाहता था। हर किसी को अमिताभ बच्चन बनना था, हर किसी को शाहरुख खान, नाना पाटेकर बनना था। सो मुझे भी लगता था कि क्या कुछ कर सकते हैं, और खैर अगेन प्रभु की कृपा थी, मैं डॉक्टर भी बना, क्योंकि डॉक्टर तो बनना था। प्री मेडिकल टेस्ट दिए, कुछ क्लियर हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ में पीछे रैंक आया। डेंटिस्ट्री में और आयुर्वेद में चॉइस मिली, तो मैंने BAMS की सीट ली, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। वेरी गुड। उसमें डिग्री घर में पड़ी हुई धूल फांक रही है, इसका मैंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ये भी एक इच्छा थी कि यार मीडिया में कुछ कर सकते हैं क्या, पर गाइडेंस की कमी थी। स्मार्टफोन तब थे ही नहीं, नोकिया के 3310 वाले फोन हुआ करते थे बड़े बड़े, इंटरनेट चलाने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था। सो मोटी बात यह है कि इंफॉर्मेशन का अभाव था। राइट। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि इस प्रोफेशन ने मुझे चुना, मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तब टीवी पे ऐड देखी, हर्षा भोगले साहब टीवी पे अवतरित हुए, तो उन्होंने बताया कि एक रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम है हर्षा की खोज। तो वो कमेंटेटर्स के लिए एक इंडियन आइडल था, तो उसमें बड़े अधूरे मन से जबरदस्ती मेरे कजन ने फोन डायल करके मेरे कान पे लगा दिया, मेरा ऑडिशन, जो मैंने पहला ऑडिशन दिया बड़े बेमन से दिया, तो वो होनी को ये मंजूर था। मैंने कुछ राउंड्स क्लियर किए, नेशनल टॉप 6 तक गया, सेमीफाइनल तक मैं पहुंचा। जब मेरे कॉलेज की इंटर्नशिप चल रही थी, फाइनल एग्जाम क्लियर हो गए थे, कुछ महीनों में डॉक्टरी की डिग्री मिलने वाली थी, तो ESPN स्टार स्पोर्ट्स से एक फ़ोन आता है जॉय भट्टाचार्य साहब का, वो इंटर्नशिप ऑफर करते हैं ESPN में। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सफ़र ने मुझे चुना है। बनने को तो हर कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, हर कोई हर्षा भोगले, टोनी ग्रेग बनना चाहता है। दोनों तरफ की जो मेहनत होती है वो इक्वल होती है कहीं ना कहीं। आपने बोला ये प्रोफेशन ने आपको चुना है और आपने भी प्रोफेशन को चुना, इक्वली आपका भी डेडिकेशन उतना था, इसके लिए आप चुन पाए। सर देखिए, डेडिकेशन तो बहुत लोगों का होता है भरत भाई, हर इंसान। बट डेडिकेशन और तकदीर आपके अंदर दोनों मैच हो गए ना सर। तकदीर का मैच होना सबसे बड़ी बात सबसे है, इंपॉर्टेंट। क्योंकि टैलेंट की कमी पूरी दुनिया में नहीं है। 101%। हम जो प्रारब्ध लिखा के लेके आए हैं वो सही समय पे क्लिक हो गया तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। यस। नहीं तो शायद अपने दूसरे पंजाबी भाइयों की तरह कनाडा में बैठा होता, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मेडिसिन की प्रैक्टिस ही कर रहा होता। राइट। एक्चुअली मेरा विचार था फर्दर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का या कनाडा जाने का, उस पर गंभीर विचार हो रहा था मेरे घर में। और मतलब वो पंजाबी ही क्या जो फॉरेन ना जाए, है ना। तो विचार था बाहर जाके स्टडी करूंगा, लेकिन मन में दूसरी इच्छा भी थी। और हम बड़े खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें अपने सपने जीने का मौका मिलता है। राइट। तो वो तकदीर क्लिक हो गई और हम ये मंजूर था। ये सपने जी रहे। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपने जब स्टार्ट किया तो फियर रहेगा, या जो आपका फर्स्ट एकदम लाइव इवेंट था जहाँ पे आपको कमेंट्री करना था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और वो कुछ शेयर करेंगे आप? सर वो साल था 2006 का, जनवरी का महीना था, चंडीगढ़ में हॉकी हो रही थी। अब लोग ये भी पूछते हैं, आई एम श्योर आप भी पूछेंगे कि हॉकी से प्यार कैसे हुआ। मेरा जो पहला इवेंट जिसकी मैंने एज अ प्रोफेशनल लाइव कमेंट्री की वो थी हॉकी। उस टाइम एक इवेंट था प्रीमियर हॉकी लीग, PHL। IPL के आने से ये 2-3 साल पहले की बात है। सो 2006 चंडीगढ़ सेक्टर 42 हॉकी स्टेडियम में मैंने अपना लाइव कमेंट्री का डेब्यू किया। और उसमें मेरी एक खुशकिस्मती ये थी कि मेरे को कमेंटेटर थे जगबीर सिंह साहब, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं। अभी उनसे कुछ दिन पहले मैं मिला था। सो उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया, क्योंकि जितना चाहे हम कह लें कि बोलना आता है, कमेंट्री करनी है, लेकिन जब आप डर तो लगता है, आता ही डर लगता है, घबराहट होती है। डर से ज्यादा इनफैक्ट आई विल से एंग्जाइटी थी। एंग्जाइटी। ईमानदारी से कहूँ डर नहीं था,
क्योंकि ये वो दिन था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। पिछले कई सालों से इसी दिन का इंतजार था, कब मेरे हाथ में लिप माइक होगा और कब मैं स्टेडियम में बैठ के लाइव कमेंट्री करूंगा, वो भी हॉकी जो हम पंजाबियों के, हम हिंदुस्तानियों के खून में है। पंजाब में थोड़ी ज्यादा है, गाड़ी है। सो एंग्जाइटी थी, खुशी वाली एंग्जाइटी थी, डर थोड़ा कम था। जो एंग्जाइटी थी वो जगबीर पाजी ने दूर की, और वो बड़े अच्छे दिन थे। और उस इवेंट की, उस पीएचएल की सबसे खास बात ये थी कि मेरे जो सबसे पसंदीदा हॉकी प्लेयर थे उस जनरेशन के, वो सब खेल रहे थे। धनराज पिल्ले साहब अपने करियर के आखिरी साल में थे, पर मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके मैचेस में कमेंट्री की। वेरी गुड। गगनजीत सिंह, दीपक ठाकुर, प्रभजोत सिंह, जुगराज सिंह, संदीप सिंह, पाकिस्तान से सोहेल अब्बास आए थे, वसीम अहमद आए थे, रेहान बट थे, ऑस्ट्रेलिया से जेमी ड्वायर, ब्रेंट लिवरमोर, यानी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी वहां थे। और ये वो प्लेयर थे, स्पेशली अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की बात करूं, जो उस जमाने में सेलिब्रिटीज थे। Right. वो सेक्टर 42 हॉकी स्टेडियम खचाखच भरा रहता था, और हम लोग वाकई में वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हॉकी को इतना प्यार अभी भी मिलता है। तो वो मेरी खुशकिस्मती थी, इतने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के मैचेस में कमेंट्री की, और बाद में उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिलता है। आज भी वो दोस्त हैं, उनसे बातें होती हैं। तो जब शुरुआत ऐसे हो तो फिर वो घबराहट कम हो जाती है। राइट, 101%। मजा तो आता ही है, लेकिन जब आप मैच से पहले, मैच के बाद धनराज पिल्ले साहब से मिल रहे हो, गगनजीत से, दीपक ठाकुर से, जुगराज से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो फैन बॉय मोमेंट भी आता है 100%। और ये भी लगता है कि अरे यार, ये तो मेरे फेवरेट थे, इनको देख के तो मैं बड़ा हुआ, आज इनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूं। खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और वो दिल से, वो भी देश के लिए खेल रहे हैं, तो मजा आता है उनसे मिलके भी। बहुत मजा आता है। ये आई थिंक खुशी भी है और खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती कि आज मैं अगर बेंगलुरु में जाऊंगा तो धनराज पिल्ले साहब मुझे लंच पे लेके जाएंगे। आज अगर मैं पंजाब में हूं तो जुगराज सिंह के साथ बैठ के खाना खा सकता हूं। चंडीगढ़ में हूं तो दीपक ठाकुर के साथ चाय पी सकता हूं। तो ये खुशकिस्मती। हॉकी के लिए आपका प्यार तो ऐसे भी जग जाहिर है सर। तो हॉकी के अंदर हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे प्लेयर हुए हैं जैसे मेजर ध्यानचंद, आपका उनकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा शेयर हॉकी के बेस्ट प्लेयर के बारे में? ध्यानचंद साहब को हमने कभी देखा नहीं। 79 में उनका देहांत हुआ, मेरा जन्म 81 में हुआ, और वो उनका जो पीक पीरियड था वो 20s और 30s और 40s में खेले। 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक्स में खेले। फिर वर्ल्ड वॉर आ गई, 2 ओलंपिक्स हुए नहीं। तो बड़ा कम मीडिया फुटेज, बड़ा कम टीवी फुटेज है जो हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ज्यादा हमने पढ़ा है उनके बारे में, या जो सुपर सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने कभी अपने बचपन में उनको खेलते देख लिया, उन्होंने शेयर किया है। पर जैसे सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, हमने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं उनको उड़ते हुए, पर हम सब उनके फैन हैं। धनराज पिल्ले साहब, ध्यानचंद साहब उनसे भी बड़े हैं, कि जिन्हें हमने कभी भी अपने सामने खेलते नहीं देखा। उस टाइम कभी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत कम हुई, तो उनके खाली किस्से हमने सुने हैं कि हिटलर ने उनको बुलाया अपने कमरे में और कहा कि आप भारतीय आर्मी छोड़ दो, जर्मनी में आ जाओ, मैं आपको कर्नल बना दूंगा। और वो आई थिंक तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिर्फ सिपाही थे। कहाँ सिपाही, कहाँ कर्नल की उनको पदोन्नति मिल रही है, और ध्यानचंद साहब ने मना कर दिया। तो उनसे सीखने को ये मिलता है कि अपना देश सबसे बड़ा है। राइट, देश सर्वोपरि है। नेदरलैंड्स वालों ने उनकी हॉकी स्टिक लेके उसको तोड़ दिया देखने के लिए कि अंदर कुछ चुंबक तो नहीं है। ये मैंने भी सुना, बट दिस इज फैक्ट। दिस इज अ फैक्ट। जैसे हम लोग 90s में जब जयसूर्या पिटाई करते थे, हाँ, तो बैट के अंदर स्प्रिंग है। बैट के, तो एक बार मुझे जयसूर्या मिले मेरे बगल में सनत जयसूर्या बैठे हैं, तो मैंने बातें शुरू की। मैंने कहा भाई आपके बैट में वाकई में स्प्रिंग या रॉड थी क्या? एक्चुअल में लोगों को जिस तरीके से उन्होंने 1996 के वर्ल्ड कप में मारना शुरू किया ना, तो ऐसा लगता था कि जयसूर्या के बैट में स्प्रिंग है, कुछ तो है यार। उस समय बोलर से ज्यादा हमें घबराहट होती थी कि मार पड़ने वाली है। तो जयसूर्या ने बताया कि कहता मैंने भी ऐसी बहुत अफवाहें सुनी हैं, लेकिन कहता आई कैन टेल यू ऑनेस्टली कि कोई स्प्रिंग नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था। तो उसी तरह से नेदरलैंड्स वालों को लगा कि दद्दा ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में क्या कोई मैग्नेट है, क्योंकि कहते हैं कि बॉल उनकी स्टिक से दूर जाती ही नहीं थी। और उस जमाने में, आज तो देखिए एस्ट्रो टर्फ है जहां पे बॉल आप लुढ़काएंगे तो रोल करती हुई जाएगी, तब तो असली घास पे हॉकी होती थी। तो आप डिफिकल्ट था, आपको बॉल खुद लेके ड्रिबल करके आगे बढ़ना पड़ता था। उस जमाने में दद्दा ध्यानचंद ने 3 गोल पर मैच की एवरेज से स्कोर किया है। 3 गोल पर मैच, 570 गोल्स
और ये वो जमाना है भरत भाई जब कोई कंप्यूटर नहीं था, वही। जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ करती थी, जब टेक्नोलॉजी भी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी। कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। और वो खुद बताते हैं, अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनका अगर पूरा करियर ले लें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तो 1000 से ज्यादा गोल हैं। Oh. तो नो वंडर्स कि सर डॉन ब्रैडमैन उस टाइम कहते थे कि मैं जिस हिसाब से रन बनाता हूं, ये भारत का ध्यानचंद उस हिसाब से गोल करता है। तो ये उनकी महानता बताने इसके लिए हॉकी का जादूगर कहा जाता था सर उनको। लेजेंड फॉर अ रीजन। यस यस यस। ध्यानचंद के अलावा ऐसे कोई और प्लेयर हॉकी के अंदर स्पेशली? बहुत सारे हुए हैं। सरदार बलबीर सिंह दोसांझ, अब भारत के लिए कम से कम 4 या 5 बलबीर सिंह खेले हैं, अलग एक ही नाम के अलग अलग प्लेयर। तो सबसे सीनियर बलबीर सिंह वो थे, तो उनको बलबीर सिंह सीनियर कहते हैं। पूरा नाम है उनका बलबीर सिंह दोसांझ। अब वो हमारे बीच है नहीं। उन्होंने अपने करियर में 61 मैच खेले, 61 मैचेस, एंड ही स्कोर्ड 246 गोल्स। ओह, चार एवरेज गोल 4 का पर एवरेज, मैच। हाँ, मोर देन 4। जिन लोगों ने वो दौर देखा दादा ध्यानचंद का और बलबीर सिंह साहब का, वो कहते हैं कि गोल पोचिंग स्किल्स उनके कहीं बेहतर थे, कि बॉल अगर आप उनको दोगे डी के अंदर तो वो गोल कंफर्म है। और चलिए दद्दा तो बहुत पहले दुनिया छोड़ गए। बलबीर सिंह साहब के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वही 2006 PHL चंडीगढ़, जहां मेरा डेब्यू हुआ एज अ कमेंटेटर। तो तब 2 मैच थे, एक दोपहर को एक शाम को। तो मैं दोपहर को गया, मैच खत्म किया, बाहर निकला मैं स्पेक्टेटर गैलरी में, VIP गैलरी में। तो मैंने देखा एक बड़े ग्रेसफुल लुकिंग सरदार जी बैठे हैं, नीला सूट पहना है, लाल टाई और लाल पगड़ी पहनी हुई है, और यहाँ कुछ मेडल हैं। तो मुझे मालूम था ये कौन है। आई वेंट टू हिम, मैंने उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़े। और चूंकि मेरा डेब्यू था तो वैसे भी वो तो पिता और दादा के समान थे, तो उनसे मैंने अपना परिचय दिया। मैं कहा सर मैं सुनील तनेजा हूँ, यहाँ कमेंट्री कर रहा हूँ, पहली बार आया हूँ। और बलबीर सिंह साहब अपनी कुर्सी से खड़े हुए, मेरे सर पे हाथ रखा और कहने लगे सुनील जी मेरा नाम बलबीर सिंह दोसांझ है, मैं 1948, 1952, 1956 ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हूँ। मेरी रूह कांप उठी भरत भाई, वहां पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू निकलने वाले थे। मतलब आई वॉज देयर एंड आई वॉज नॉट देयर। मैंने कहा सर आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, दिस वर्ल्ड नोज यू। बस मेरी बदकिस्मती ये है कि इससे ज्यादा बात हो नहीं पाई, कोई लोग आ गए और उनको जाना था। बट ये कहावत है, लेकिन जितना बड़ा आदमी होता है उतना शांत होता है। आई थिंक शांत भी एक अंडरस्टेटमेंट है। उनके चेहरे पे जो नूर था, उनके चेहरे पे जो सुकून था, उनके चेहरे पे जो भाव था कि इतना बड़ा लेजेंड होकर भी एक इतने सिंपल इंसान जो अपना परिचय दे रहे हैं मुझे कि मैं ट्रिपल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस एरिया में था, उस जगह पे था जिस हवा में बलबीर सिंह साहब ने सांस ली, उसी हवा में मैंने सांस ली। ये हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्म थे जो उस समय उदय हुए। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता एक हॉकी फैन के लिए। मैं ऐसे कंपेयर तो नहीं करता, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मेजर ध्यानचंद है, बलबीर सिंह दोसांझ है, ये डेडिकेशन मैं रोनाल्डो में अभी आज की डेट में हम देखते हैं तो ये डेडिकेशन देखने को मिलता है। मतलब रोनाल्डो का जो है वो भी खेलने का तरीका, उसका जो पैशन है, ही इज़ ऑल्सो वेरी क्रेजी। तो अगर हम ऐसे कहें कि भाई वो उस टाइम के रोनाल्डो थे, या रोनाल्डो जो आज है वो उस टाइम का ध्यानचंद है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम कंपैरिजन वर्ड अगर ना यूज करें तो बेटर है। पैरेलल्स ड्रॉ करें तो आई थिंक ये अच्छी पैरेलल हैं। अब ठीक है, अब आप व्यक्ति से व्यक्ति का जो उनका स्वभाव है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि रोनाल्डो में ये है, वो है, अकड़ है, फलाना है, ढिमकाना है, वो ज्यादा सज्जन लोग थे। वो एक चरित्र से चरित्र का एक डिफरेंस है। पर जो आज की जनरेशन में फुटबॉल में जो रोनाल्डो का, लाइनल मेसी का जो प्रभाव है, नेमार का प्रभाव है, उस जमाने में वो दद्दा ध्यानचंद का, बलबीर सिंह साहब का जो प्रभाव था वो आज के जमाने में इन लोगों का है। दोनों ये सारे खिलाड़ी अपने अपने खेल के लेजेंड्स हैं, विदाउट एनी डाउट। यस यस यस। लाइव कमेंट्री जब आप करते हो, ऐसा कोई मोमेंट्स, एकदम मेमोरेबल मोमेंट आपका कि वो मोमेंट्स मैं कभी नहीं भूल सकता? बहुत सारे हैं, स्पेशली 2-3 मोमेंट को एकदम खास। यार सबसे बड़ा खास मोमेंट तो वो होता है भरत भाई जब अपना देश कुछ करता है, जब देश को मेडल मिलते हैं। वेरी ट्रू। टोक्यो ओलंपिक्स में जो हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था हॉकी में, वो बहुत खास मोमेंट था। क्योंकि
जब टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ तो हमने एज अ मेडल फेवरेट शुरुआत नहीं की थी। जैसे हम पेरिस ओलंपिक्स में गए अभी अभी, तो हमारे पास ऑलरेडी एक मेडल था, हम टोक्यो में जीते हुए थे, हम एक होपफुल थे। जब टोक्यो में गए थे तो हम मेडल के होपफुल नहीं थे। ज्यादा हॉकी पंडित हमें मेडल का होपफुल नहीं मान रहे थे। बहुत से नए प्लेयर थे, 20, 21, 22 साल के। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेडल मिलेगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो जब उम्मीदें नहीं होती हैं तब आप कुछ बड़ा करते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। और उससे पहले जो हमारा आखिरी ओलंपिक मेडल आया था वो 1980 में आया था। मॉस्को ओलंपिक्स में हमें गोल्ड मेडल मिला था, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। तो अपने जीवन में पहली बार मैंने भारत को जो हॉकी का मेडल जीतते देखा ओलंपिक्स में, वो शायद मेरे करियर का सबसे बड़ा मोमेंट मैं मान सकता हूं। नीरज चोपड़ा का मोमेंट है, तब मैं कमेंट्री में नहीं था, गोल्ड मेडल में बाहर बैठ के देख रहा था, मेरे मित्र कर रहे थे कमेंट्री। पर अपनी कमेंट्री करते हुए भारत की हॉकी को ओलंपिक मेडल जीतते देखना अमेजिंग, एक फील ही अलग रहेगा। वो सौभाग्य वाला मोमेंट था यार, कि हम बैठे थे और हमारे सामने देश ने ओलंपिक्स का मेडल जीता यार। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। राइट, डेफिनेटली। आपका जो फेमस एक फ्रेज है, भारत सेमीफाइनल में आ गया ये मोमेंट कैसा था और ये कैसे हो गया एकदम? मतलब आप उस टाइम जो आपकी इमोशंस थे, आपकी जो भावनाएं थी, आपकी जो दिल की फीलिंग्स थी, वो बहुत क्लियर दिख रही थी एकदम। एक होता है ना कि आदमी फॉर्मेलिटीज के लिए कहता है, एक दिल से कहता है, तो आपकी जो दिल की फीलिंग्स थी और वो वायरल भी हो गई फिर सब जगह पर। अब मुझे ऐसा लगता है भरत भाई कि आपने जैसे कहा कि जो काम दिल से करेंगे तो फिर लोग उसको पसंद करते हैं। राइट। और ये बात मैं स्वीकार करने में हिचकिचाता नहीं हूं कि जब भारत खेलता है, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, चाहे कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट हो, जब मैं कमेंट्री कर रहा हूं और मुझे टीवी पे या अपनी आंखों के सामने जर्सी पे इंडिया लिखा दिखता है, तो फिर मैं आप बन जाता हूं। फिर वो कमेंटेटर नहीं है, फिर वो एक फैन है जो कमेंट्री कर रहा है। और फिर जब आप अपने घर बैठे हैं, आप अपने घरों में, स्कूल में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, ऑफिस में, जो एक आम भारतीय उस समय महसूस कर रहा होता है, उसी भावना के साथ मैं कमेंट्री करता हूं। ये कुछ लोग इसको शायद सही ना माने कि आप देश के लिए चीयर कर रहे हो। मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है कि जब मैं जर्सी पे इंडिया लिखा देखता हूं, भारत लिखा देखता हूं, तो फिर फैन बन के मेरे इमोशन चेंज, देश के लिए रहेंगे इमोशन। फिर जब इंडिया जीतता है तो फिर मन से वही बात निकलती है जो हर एक हिंदुस्तानी के मन से निकलती है। फिर आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहता। फर्क सिर्फ ये है कि मैं कमेंट्री कर रहा हूं और आप घर बैठ के सुन रहे हो। इसीलिए शायद आपको लगता होगा कि वो इमोशंस खास हैं। कुछ खास इमोशंस नहीं है, वो आपके दिल के इमोशन है जिनको मैंने शब्द दिए हैं। डेफिनेटली, बट एक प्रोफेशनली कमेंटेटर वहां पे बैठ के इतने दिल से बोल रहा है तो वो तो कोई सवाल ही नहीं आता सर। उसमें क्रेडिट जाता है हमारी टीम को। वो जो आप जिस मैच की बात दुनिया करती है, आप कर रहे हैं। सो जो क्वार्टर फाइनल मैच था, एक हर मैच में कहानी होती है। ओलंपिक्स की कहानी थी। हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड से था, हम बड़ी मुश्किल से जीते। दूसरा मैच आयरलैंड से था, हमने बड़ी मुश्किल से ड्रॉ किया। दूसरा मैच था अर्जेंटीना से, हमने बड़ी मुश्किल से ड्रॉ किया। तीसरा आयरलैंड से था, दो गोल से जीते, विच वाज ओके। चौथा मैच बेल्जियम से था, मुश्किल मैच, हम 1-2 से हारे, बट परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। पांचवा मैच ऑस्ट्रेलिया से था, जिसे हमने पिछले 50 साल में हराया नहीं है ओलंपिक्स में, उसको हरा दिया। तो ग्रेजुअली परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हुई। फिर आया क्वार्टर फाइनल और हम बड़े होपफुल, आई वॉज वेरी होपफुल कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ग्रेट ब्रिटेन को तो हरा ही देंगे, क्वार्टर फाइनल जीतेंगे। और क्वार्टर फाइनल में शुरू में ही सेकंड क्वार्टर में अमित रोहिदास को रेड कार्ड मिलता है। तब अंदर से बड़ी जोर से आवाज आई मुझे कि यार ये मैच गया। एक प्लेयर के बिना खेलना, उनके पास 11 प्लेयर हैं, हमारे पास 10 प्लेयर हैं, ये मुश्किल हो गया है। पर वो मैच हम जीते। एक प्लेयर कम था और अंपायरिंग के डिसीजन ऐसे आ रहे थे, मैं क्या बताऊं आपको। हमें लग रहा था कि छोड़ दीजिए चलिए, लेकिन अंपायरिंग भी कुछ अच्छी नहीं हो रही थी। मतलब कंट्रोवर्शियल थी। वो एक और चिंता की बात थी। पर जब मैच लास्ट विसल बजी, हार्दिक सिंह ने वो आखिरी सेव किए, मैच शूट ऑफ में गया, तब मेरे दिल के अंदर से दूसरी आवाज आई कि नहीं, अब नहीं हारेंगे।
शूट ऑफ में हम जीत जाएंगे, और शूट ऑफ में हम 4-2 से जीते। शूट ऑफ हमने 1 साइडेड बना दिया था, तो कहाँ हमारे पास एक प्लेयर नहीं था उस समय। जैसे क्रिकेट में आता है ना विन प्रिडिक्टर, जैसे ही अमित रोहित दास को रेड कार्ड मिला, अगर आप विन प्रिडिक्टर सोचते तो 99% ग्रेट ब्रिटेन के चांसेस थे जीतने के, हमारे 1% चांस थे। ओहो, राइट। और उस 1% को हमारे सूरमा खिलाड़ियों ने 100% कर दिया। तभी मुझे तब वो खुशी निकली, तब वो खुशी आई। फिर वो जो आप लोगों के इमोशन थे वो मेरे इमोशन थे, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। लेकिन जब आप इस तरीके से इमोशन में इंडिया सेमीफाइनल में आ गया कह रहे थे, तो आपके अंदर जो लोग थे उनका रिएक्शन कैसा था, आपके साथ में जो लोग थे? यार उस समय कमेंट्री बॉक्स में हम 2 ही लोग थे, मैं और मेरे साथी जुगराज सिंह जी, जो खुद एक बड़े कमाल के प्लेयर रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि आई थिंक कुछ लग भी नहीं रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे बाद में कई लोगों ने इंटरव्यू किए, तो एक आरजे हैं, उन्होंने कहा कि सर आपने जो एक ही लाइन को 3 बार बोला, भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा, और तीसरी बार आपने मॉड्यूलेट किया उस आवाज को। मुझे नहीं मालूम था उस टाइम मॉड्यूलेशन हो रही है। मुझे नहीं समझ थी मैं उस समय क्या बोल रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। और मुझे देख के जुगराज ने मुझे मैं इनफैक्ट जुगराज की तरफ गया, वो दोस्त लोग आपस में खुशी मनाने के लिए, और मुझे देख के उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और उसके बाद आधा मिनट शायद मैंने कुछ बोला भी नहीं है, जुगराज ही बोल रहे थे, मैं सिर्फ उनके गले लिपटा हूँ। और आई थिंक हम ये शायद मुझसे 1 साल छोटे हैं, बड़े हैं, तो भाइयों की तरह गले मिले। उस समय हुआ कि मुझे नहीं पता, ये बाद में जब जियो वालों ने ये सारे का सारा वो कैमरा पे रिकॉर्ड कब किया मुझे नहीं मालूम था। वो कैमरा लगा हुआ था लेकिन वो रिकॉर्ड कर रहा है नहीं, आई हैव नो आइडिया। बाद में शो के अंदर टीवी में दिखाया तो फिर मुझे समझ आया कि ये हुआ है कमेंट्री बॉक्स में। फिर जुगराज सिंह अपना शो खत्म करके आए, तो मतलब सडन ये मोमेंट कैच हुआ, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द मोमेंट आल्सो कि ये कैमरे में कैच हो रहा है। यू डोंट नो कि हम वहां थे कि नहीं थे। क्योंकि एक प्लेयर कम से हम मैच जीत गए यार। हम मैच जीतने के फेवरेट उस समय नहीं थे जब अमित रोहित दास को रेड कार्ड मिला। ग्रेट ब्रिटेन फेवरेट था, हमने सारे फेवरेटिज्म वहां पे खत्म कर दिए। तो अगर आप पूछें मेरा मोस्ट मेमोरेबल मैच, तो वो ये मैच है जहां हम तकरीबन कोई 35-40 मिनट एक प्लेयर कम से खेले हैं, और वो बहुत कीमती डिफेंडर है अमित रोहित दास। उसके बिना खेल के जीतना ये पिछले कई दशकों में मिली हुई सबसे बड़ी जीत है जो भारत को तो बट ऑब्वियसली वो खुशी तो निकलनी थी। तो वो मैच खास था, उस खुशी को निकालने का श्रेय हमारे खिलाड़ियों को जाता है। उसके कुछ दिन बाद अगेन मैं पूरी टीम से मिला, पूरी हॉकी टीम दिल्ली में थी, तो सबसे जफियां डाल डाल के हम मिले। मनप्रीत से, मनदीप से, हरमनप्रीत से, श्रीजय से। उन्होंने कहा पाजी आपने मैच खास बना दिया। मैंने कहा एक्चुअली खास बना दिया। नहीं, आप लोगों ने खास बना दिया, लेकिन आपकी मूवमेंट ने और खास बना दिया था उस जीत को। मेरा मूवमेंट नहीं था भरत भाई। मेरा वो क्रेडिट था ही नहीं। वो मूवमेंट बनाने का मौका प्लेयर्स ने दिया है, उन्होंने मैच जीता है, बट जो मूवमेंट आपने बना दिया ना, वो भी एक इस मैच को और इस जीत को मेमोरेबल बना दिया सर उसने। उसका क्रेडिट भी खिलाड़ियों का है। मेरी जगह कोई भी कमेंटेटर होता, आप भी कमेंट्री कर रहे होते, आप भी कुछ दिल से ही बोलते। कोई भी कमेंटेटर होता, मेरे सारे हम 10-12 उस टाइम कमेंटेटर थे, किसी को भी रोस्टर में ड्यूटी मिलती उस मैच की, हर कोई अपने हिसाब से अच्छा करता। तो मैं खुशकिस्मत था कि उस इतने बड़े ऐतिहासिक मोमेंट का मैं साक्षी था। ये सिर्फ मेरी खुशकिस्मती है और कुछ भी नहीं है, वो पूरा श्रेय हमारे खिलाड़ियों को जाता है। आप तो प्लेयर, एक्चुअली मैंने क्रिकेट में भी देखा, प्लेयर के नाम भी अलग अलग रख देते हो। एक आपने सरपंच सरपंच कौन है और ये सरपंच नाम क्यों रखा? सरपंच नाम पहली बार आया था आईपीएल में। आईपीएल 2023 में जिंदगी में मैंने पहली बार पंजाबी कमेंट्री की, नहीं तो पूरा करियर मैंने हिंदी कमेंट्री की है। तो पहली बार जियो सिनेमा ने ये एक नया यत्न किया कि हम पंजाबी कमेंट्री करवाते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए चैलेंज ये रखा, और जो मुझे जियो से एक मीठा सा चैलेंज ये मिला कि आप क्या अलग करोगे हिंदी से। तो तब शिखर धवन को मैंने पहली बार आईपीएल में पंजाब टीम का सरपंच कहा, क्योंकि पंजाब है, ये पूरा भारत गांवों का देश है। हमारी 70% आबादी, 80% जनता गांवों में रहती है, और गांव का जो प्रधान है वो सरपंच है। कहीं उन्हें प्रधान कहते हैं, कहीं उन्हें मुखिया कहते हैं, कहीं उन्हें सरपंच कहते हैं। तो पंजाब में गांवों के हेड को सरपंच कहते हैं। तो शिखर धवन पंजाब टीम के कैप्टन हैं, तो उनको मैंने सरपंच साहब कहना शुरू किया। उसी तरह से हरमनप्रीत सिंह हमारी हॉकी टीम के कैप्टन हैं,
और हॉकी तो बिल्कुल खालिस गांवों का खेल है। हरमन आते भी गांव से हैं, तिम्मोवाल से। तो यहां मैंने उनको भारतीय हॉकी टीम का सरपंच कहना शुरू किया। और जितना टाइटल सरपंच का टाइटल शिखर धवन से चिपका, उससे कहीं गुना ज्यादा वो हरमन से चिपक गया, क्योंकि एक तो पूरा देश देख रहा था। उन लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप सरपंच कहते हो? तो रिएक्शन तो आया रहेगा यार, अब हरमन मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उम्र में छोटे भाई हैं, लेकिन मेरे लिए वो लेजेंड है। तो जब मैं पहली बार मिला अभी उन्हें ओलंपिक्स के बाद, तो जिस तरीके से हरमन ने जिस प्यार के साथ और जिस इज्जत के साथ मुझे गले लगाया, आई थिंक वो रिएक्शन बताने को काफी था। क्योंकि अब मैं सरपंच कहूँ, मीडिया सरपंच कहे एक बात है, जब देश के प्रधानमंत्री उनको सरपंच कहते हैं, और जितनी बार पीएम साहब ने उनसे पहली बार तो फोन पे बात कर रहे थे वो, उसके बाद जब वो खुद मिलने गए, फिर पीएम साहब ने उन्हें सरपंच साहब कहा। सरपंच साहब जरा बताइए। तो ये तो हरमन के लिए भी बड़े बड़े गौरव का लम्हा है। राइट, 101%। मेरे लिए बड़े खुशकिस्मती की बात है कि जो चीज़ मैंने टीवी पे बोली वो पीएम साहब भी उन्होंने वो वर्ड ले लिया। इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया, सारा पंजाबी मीडिया अब उनको सरपंच सब सरपंच कहता है। हॉकी इंडिया खुद उनको अब सरपंच के टाइटल से उनके सारी फोटोज लगता है। तो आई थिंक हरमन ये टाइटल डिजर्व करते हैं, क्योंकि सरपंच पूरे गांव को साथ में लेके चलता है, गांव की भलाई चाहता है, खुद मिसाल बन के काम करता है। हरमन पूरी टीम की भलाई चाहते हैं, वो पूरी टीम को साथ लेके चलता है। कैप्टन को एक और उच्च स्तर पे सरपंच करके रिप्लेस कर दिया। इट इज लाइक एक टाइप का उनको वेटेज देना है, सम्मान करना है, और वो सम्मान के हकदार हैं। हकदार है, कोई सवाल हकदार है। आप जब कमेंट्री करते हो सर, आप क्रिकेट में भी करते हो, कबड्डी में भी करते हो, हॉकी में करते हो, सबसे ज्यादा आपको कमेंट्री करने में कौन से स्पोर्ट्स में मजा आता है? स्पोर्ट्स चुनना बड़ा मुश्किल है। देखिए, क्योंकि हर स्पोर्ट की ना अपनी अपनी चुनौती है। अब क्रिकेट भी 3 तरह का है, टेस्ट है, वनडे है, T20 है, मैंने तीनों कवर किए हैं। कबड्डी है, हॉकी है, जो मैंने सबसे ज्यादा गेम्स जो कवर किए हैं। हर किसी की अपनी अपनी चुनौती है और चुनौती का मजा है। अब अगर आप टेस्ट मैच में मैं कमेंट्री कर रहा हूं, अब वो 5 दिन और 3 सेशन का वो गेम है, उसमें आपको कहानियां बुननी है। उसमें एक विकेट लेने के लिए बॉलर ने कितने ओवर तक मेहनत की है, 4 ओवर लगातार इन स्विंग और 5वें ओवर में आउट स्विंग, वो कहानी आपको बुननी है। मैच में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अपने साथी के साथ बात करके लोगों का मन लगा के रखना है, तो वो एक चुनौती है। T20 में आपको ज्यादातर लोगों का मनोरंजन करना है, क्योंकि उस खेल में सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वनडे में दोनों काम करने हैं, कहानी भी बुननी है, मनोरंजन भी करना है। कबड्डी और हॉकी की खूबसूरती यह है कि वहां सोचने का टाइम नहीं है, ना प्लेयर के पास सोचने का टाइम है, ना कमेंटेटर के पास सोचने का टाइम है, क्योंकि कबड्डी में हर 30 सेकंड की एक रेड है, हर रेड में कुछ होगा। हॉकी में बॉल 1 सेकंड में इंडिया के पास है, अगले सेकंड में गोल हो जाएगा। तो हर एक खेल की अपनी अपनी चुनौती है। आप पूछते हैं मजा किस में आता है, मैं मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि 99.9 और 99.999 वाला ही फर्क है और 100% वाला ही फर्क है। मजा तीनों में आता है। जब भारत की टीम सामने होती है, अब प्रो कबड्डी है, बहुत मजा है, हॉकी इंडिया लीग है, बहुत मजा है, लेकिन यही जब भारत की कबड्डी टीम एशियन गेम्स में खेलती है, भारत की हॉकी टीम जब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में या ओलंपिक्स में खेलती है, तो उसमें मजे का लेवल थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वहां अपना देश खेलता है। तो उस मजे की तुलना नहीं कर सकते हम कभी भी। मतलब एंड ऑफ द डे जब अपना देश अगर खेल रहा है तो कुछ भी हो, वो एक मजा, वो एक पल अलग है, चाहे वो हॉकी हो, कबड्डी हो कि क्रिकेट हो, कोई भी खेल, चाहे वो इंडिविजुअल, चाहे वो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेसलिंग कर रही हो, चाहे वो सात्विक चिराग बैडमिंटन खेल रहे हो, चाहे मनु भाकर शूटिंग कर रही हो, जब अपना देश खेलता है, अपने देश के खिलाड़ी खेलते हैं, तो फिर वो मजा एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी परिभाषा नहीं आप दे सकते। एज ए कमेंटेटर आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है अगली बॉल में या अगले पल में कोई भी गेम में, चाहे हॉकी में हो, कबड्डी में हो, क्रिकेट में हो, क्या होने वाला है, और वो मोमेंट को आपको एज ए कमेंटेटर स्पीच करना है। तो ये प्रेशर को किस तरीके से टैकल करते हो, या इतनी आसानी से फट करके चीज़ों को पकड़ के बोलना, वो आप कैसे करते हो सर? आई थिंक जब मैं इस बात को प्रेशर मानने लग गया, उस दिन मैं ये काम छोड़ दूंगा। लाइव कमेंट्री करने की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपको नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, और उसके ऊपर आपको बोलना है इमीडिएटली, और उस पे आपको रिएक्ट करना है, और रिएक्ट भी इस तरह से करना है कि वो थोड़ा सा अलग दिखे। अब बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर ने कैच ले लिया, ये बात अगर मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी लोग देख रहे हैं।
हरमनप्रीत के पास बॉल आई, उन्होंने ड्रैग फ्लिक करके गोल कर दिया, अगर ये बात मैं नहीं भी कहूंगा नहीं, तो लेकिन भी एक लोग सेकंड देख के लिए लेंगे। मैं आपको रोकूंगा। जैसे बाहर ही किनारा लिया और कैच पकड़ लिया, आप एज ए कमेंट्री कैसे करोगे उसको? इसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। नहीं, आप जनरली मतलब आपने देख लिया है। मैं नॉर्मली उस हालात को, जो उस समय हो रहा है, एक गेंद पहले क्या हुआ, मेरे साथी कमेंटेटर ने क्या बोला, उसी से एक शब्द लेके मैं अगली चीज को जोड़ने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि कमेंट्री कड़ी है, कड़ी में जैसे एक एक वो छोटे छोटे टुकड़े जुड़े होते हैं, कमेंट्री वैसे एक कड़ी की तरह होनी चाहिए। मान लीजिए मैं और आप कमेंट्री कर रहे हैं, क्रिकेट कर रहे हैं, आपने बात की कि जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर बड़ी कमाल की होती है, आपने माइक रख दिया, फिर जसप्रीत बुमराह आए, बाय चांस अगली बॉल यॉर्कर थी, उन्होंने विकेट ले ली, तो शायद मैं उस समय ये बोलूं कि आपकी जबान पे तो मां सरस्वती विद्यमान थी, आपने अभी यॉर्कर की बात की और यॉर्कर आ गया। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे साथी ने जो बात की है उसी की बात से एक शब्द लेके अपनी आगे की बात कहूं, या जो बात मैं खुद कर रहा था उसी से एक शब्द लेके आगे चलूं, ताकि किसी को ये ना लगे कि दो अलग अलग दिशाओं में कमेंट्री हो रही है, राइट। या मेरी अपनी एक बात और दूसरी बात का कनेक्शन नहीं है। तो बातों में अगर कनेक्शन जुड़ता जाएगा तो कहानी बनती तो जाएगी। कहानी बनती जाएगी और कहानी ही लोगों को याद रहेगी। 100%। वो चाहे आपकी जैसे कुछ अनकही बातें हैं, हम वो बातें कह देते हैं, के लिए तो हम कहानियों वो के तौर बातें पे। पूछ रहे हैं कि आपकी बहुत सारी अनकही बातें हैं। जी। कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसके साथ आप फैमिलियर नहीं हो, जैसे हॉकी या फैमिलियर हो, या कबड्डी है या क्रिकेट, फैमिलियर नहीं हो और वहाँ पे आपको कमेंट्री करनी पड़ी है, तो ऐसी कुछ डिफिकल्ट फेस आया है? यार बहुत से स्पोर्ट है जिसमें मैं फेमिलियर नहीं था। मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तो क्रिकेट देखते थे, टीवी पे कभी कभार हॉकी आती थी, कबड्डी तो आती ही नहीं थी, तो सिर्फ क्रिकेट और थोड़ी सी हॉकी देखकर मेरे जैसे 80s किड्स बड़े हुए हैं, या 70s वाले, या इवन 90s वाले। मैंने जब अपनी जिंदगी का पहला लाइव मैच किया, हॉकी का किया, 2006 जनवरी, चंडीगढ़, उसी दिन रात को एक प्रोडक्शन पार्टी थी, ESPN की अपनी इंटरनल पार्टी थी। उसमें मेरे बॉस के बॉस ने, उनका नाम है ह्यू बेवन, मुझसे पूछा, अब इमेजिन लाइफ में पहली बार मैंने लाइव कमेंट्री की है हॉकी की, उसी रात मुझसे पूछा जा रहा है कि सुनील, डू यू नो फुटबॉल? आई सेड, सर आई नो दैट देयर इज समबडी कॉल्ड पेले एंड देयर वाज अ रोनाल्डो इन ब्राजील, मुझे इसके अलावा फुटबॉल में और कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा, वुड यू लाइक टू डू फुटबॉल कमेंट्री? मेरे शरीर में जो उस समय विचारधारा चल रही थी उसके दो टुकड़े हो गए। एक विचारधारा कह रही है पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले मौके को, दूसरा विचार कह रहा है रहने दे, तुझे फुटबॉल का कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक वो नौजवान जिसने अभी अभी करियर शुरू किया है, जिसने आज अपनी जिंदगी के पहले मैच की कमेंट्री की है, उसे खुद बॉस के बॉस आके पूछ रहे हैं कि फुटबॉल करोगे क्या, तो ये जिंदगी एक मौका दे रही थी। 101%। और मुझे ऐसा लगता है कि अगेन वो एक सीरीज का डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है कि रिस्क लेते हैं यार, और रिस्क क्या, ये तो मौका है, जीवन आपको थाली में परोस के एक मौका दे रहा है। तो मैंने कहा, सर आई वुड लव टू डू फुटबॉल, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द स्पोर्ट बट आई विल लर्न। सो अब ईश्वर की कृपा देखिए, वो जनवरी का महीना था और उसके शायद 6 महीने बाद मैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की कमेंट्री कर रहा था, और मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम फुटबॉल का। कुछ महीने थे, 4-6 महीने का टाइम था, तैयारी की, पढ़ाई की, पुराने मैच देखे, तो इसी तरह से बाकी खेल आए। कबड्डी हमने टीवी पे कभी देखी नहीं क्योंकि आई नहीं थी कबड्डी। तो जब पहली बार प्रो कबड्डी करने का न्योता मिला स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से, तो इसको एक मीठे से चैलेंज के तौर पे मैंने स्वीकार किया कि नया खेल है, सीखेंगे, और जब तक सीखते रहेंगे तब तक एक ताजगी बनी रहेगी, क्योंकि वही जो चीजें आपको आती हैं आप बार बार करते रहें तो उसमें एक बोरियत आ सकती है। राइट। नया खेल करेंगे तो उसमें ताजगी आती है। तो खैर इसमें स्टार स्पोर्ट्स वालों को भी धन्यवाद है, उन्होंने ट्रेनिंग की, हमारी वर्कशॉप्स कंडक्ट की, वो खेल हमें सिखाया, रूल्स बताए, हमने स्टूडियोज में कई कई घंटे बैठ के ये नरेट करने की कोशिश की कि कमेंट्री होगी कैसे कबड्डी की। कई 100 घंटों की मेहनत उसमें लगी, उसमें उन लोगों का बहुत योगदान है, थोड़ी सी हमने कोशिश की, तो ऐसे खेल आते गए और कहानी आगे चलती गई। वेरी गुड। स्पोर्ट्स के बारे में ऐसी कोई फैक्ट, स्पेशली क्रिकेट के बारे में ऐसी कोई फैक्ट है कि जो लोगों को एक्चुअली नहीं पता है कि ये चीज़, ये ऐसा भी होता है क्रिकेट में, ऐसी कोई फैक्ट? क्रिकेट के बारे में मुझे लगता है कि लोग बहुत कुछ जानते हैं।
मैं आपको दूसरे स्पोर्ट्स की बड़ी छोटी सी एक मिसाल दे सकता हूं कि जो लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करते हॉकी या कबड्डी, हॉकी या फुटबॉल में क्या है कि आपको सामने वाले गोल पोस्ट के अंदर बॉल भेजनी है। आपने कहीं से भी किक मारी, हेडर मारा, बॉल गोल के अंदर गई तो वो गोल है। हॉकी में ऐसा नहीं होता। ये बड़ी बेसिक सी बात है। लोग कहेंगे कि क्या बचकानी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हॉकी फॉलो नहीं करते ये उनके लिए है। हॉकी में गोल पोस्ट के सामने एक डी बनी होती है, एक सेमी सर्कल बना होता है। आपकी जो टीम अटैक कर रही है उसकी किसी भी प्लेयर का आखिरी टच बॉल के साथ उस डी के अंदर से होगा तभी गोल मिलेगा। बाहर से दूर से अगर आपने बॉल को मारा तो गोल नहीं मिलता है। तो ये बात मैं कई बार कमेंट्री में बोल देता हूं कि बाहर से बॉल आई है प्रभु, ये फुटबॉल नहीं है, यहाँ गोल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये मुझे भी नहीं पता था। हॉकी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ बट देखता हूँ, बट ये फैक्ट मुझे भी नहीं पता था। पर ये अच्छी बात है कि आप वो बातें कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये बातें सुनकर लोग हॉकी के बारे में और जानेंगे और फैन बनेंगे। 101%। और हॉकी तो हमारा मेन गेम है, सबसे मेन। ये प्रभु अभी आपने वर्ड लिया, कैसे है प्रभु, ये कहाँ से आया सर? मुझे लगता है कि प्रभु की इच्छा हुई तभी प्रभु आया। प्रभु ने खुद ही लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में कि आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर डिठे जाओ, कर दिखण डिठे जाओ। यानी प्रभु सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। मैं बड़ा आध्यात्मिक इंसान हूं और इस बात को बड़ी गहराई से मानता हूं। तो मेरे मुंह से प्रभु का वर्ड निकलना तो बड़ी छोटी सी चीज है। इस दुनिया में होने वाली बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज वो प्रभु की कृपा से ही होती है। अब कमेंट्री में 2005 से कर रहा हूं, 6 से लाइव कमेंट्री कर रहा हूं, और शायद ये पिछले 3 या 4 साल में शायद पहली बार हुआ प्रो कबड्डी के सीजन 7 या 8 में मुझे किसी ने बताया कि आप इस शब्द का इस्तेमाल बहुत कर रहे हो, प्रभु आपके मुंह से निकल रहा है। तो वो स्वतः आया, स्वतः निकला। कब निकला, किस मैच में निकला, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे एक मित्र ने बताया कि शायद ये प्रो कबड्डी के 7वें या 8वें सीजन की बात है जब पहली बार ये प्रभु का शब्द निकला। और प्रभु का मतलब है परमात्मा, ईश्वर, वाहिगुरु, और वो परमात्मा हम सबके अंदर है। तो बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो लोग वो मैच देख रहे हैं, या जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, या जो लोग मेरे सामने खेल रहे हैं, जिन्हें मैं प्रभु कह के संबोधित करता हूं, तो एक तरीके से उन सब में विराजमान प्रभु को याद कर रहा हूं। इसी बहाने हम ईश्वर को याद कर लेते हैं। उससे भी मेन चीज ये तो आपका बड़प्पन, आप इस तरीके से कोई बड़प्पन नहीं, आप रेस्पेक्ट दे रहे हो ना सर। हर आदमी को आप एक रेस्पेक्ट के साथ में बुला रहे हो, कहीं नहीं कि वो रेस्पेक्ट भी तो जा रहा है। सर बुलाते तो मैं भी आपको बुला रहा हूँ कि हेलो सुनील सर, आपने मुझे बोल दिया भरत कैसे हो प्रभु। एक सम्मान, ऑटोमेटिकली एक सम्मान फील होता है सर। अब उनको लगता नहीं है बट कहीं ना कहीं सम्मान तो फील होता ही है सामने वाले को। मुझे ऐसा लगता है भरत भाई कि सम्मान देना विकल्प नहीं होना चाहिए, सम्मान कुदरती होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपका तिरस्कार करता है, आपका अपमान करता है, तो शायद आप रिएक्ट करें, ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी के साथ कुछ भी अनबन नहीं है तो सम्मान देना चाहिए। और मैं अमूमन प्रभु कहता हूं अपनी ऑडियंस को, अपने वीडियोस में, कैसे हैं प्रभु, क्योंकि वो ऑडियंस हैं तो हम लोग हैं। लोग आपका पॉडकास्ट देखेंगे, इंटरव्यूज देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। राइट, डेफिनेटली। मेरी छोटी मोटी मेहनत को अगर लोग सराहेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे बल मिलता है और काम करने का। मैं टीवी पे अगर कमेंट्री कर रहा हूं, वो कुछ करोड़ लोग अगर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। दूसरा, मैं प्रभु कहता हूं खिलाड़ियों को कि प्रभु कमाल कर दिया। असल में खेल के प्रभु तो वही हैं, हरमनप्रीत हैं तो हमें कुछ कहने का मौका मिलता है। सचिन तेंदुलकर हैं तो हमें क्रिकेट से प्यार हुआ। राइट। जुगराज सिंह हैं, सरदार सिंह हैं, दीपक ठाकुर हैं, हरमनप्रीत हैं, श्रीजेश हैं, धनराज पिल्ले हैं तो हमें हॉकी से प्यार हुआ। अनूप कुमार हैं, फजल अत्रा चली हैं, राकेश कुमार हैं, संजीव बल्यान हैं, मनप्रीत सिंह हैं तो हमें कबड्डी से प्यार हुआ। तो ये इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से खेल बड़ा होता है। तो उनको अगर हमने सम्मान दिया है तो वो सम्मान के हकदार हैं।
हाँ डेफिनेटली वो है, बट ये जो सम्मान ये भी है ना कहीं एक वैल्यूज़ आपके अंदर जो रहती है ना स्टार्ट से, वो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करती हैं। मैं जनरली अगर ये कैसे है प्रभु, ये ऐसे बहुत कॉमन शब्द आपको दिखता है कि आप कह रहे हो, बट ये कहीं एक वैल्यूज़ की उपज रहती है। तो मॉरल वैल्यूज़, मैं अगर जेन्युइनली मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर अगर डायरेक्ट लिया हो तो मॉरल वैल्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में, और या मॉरल वैल्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? क्योंकि ये सब पे ना आप जो करते हो ऐसा लगता है ये सब वैल्यूज़ के पार्ट है, आप बहुत स्ट्रांगली वैल्यूज़ को फॉलो करते हो। नहीं, इसमें फॉलो करने वाली बात नहीं है भरत भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज हम जब संस्कारों में होती हैं, हमें दी जाती हैं, हम जब एक बच्चा जब बड़ा होता है तो किस माहौल में बड़ा हुआ। अब मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बड़े आध्यात्मिक माहौल में बड़ा हुआ। मेरे परिवार का माहौल बड़ा आध्यात्मिक था। वो जो पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर आते थे ना, जो ऐसे जमीन पे बटन दबाते थे, वो शटर खुलता था, टेप लगती थी। तो हमारे घर में उस टेप के अंदर शब्द और सत्संग चला करते थे, कैसेट डालते थे, कैसेट्स डाल करके। हमारे घरों में गाने सुनने का कल्चर नहीं था। अब मेरी बेटी सुनती है, मैं भी सुनता हूँ लेकिन थोड़ा सत्संग भी सुन लेते हैं, थोड़े आध्यात्मिक रूहानी शब्द भी सुन लेते हैं, शब्द कहते हैं उन्हें पंजाबी में। तो उस माहौल में मैं पला बड़ा, पंजाब में पला बड़ा, वहाँ का माहौल ही आध्यात्मिक है कई बरसों से। और फिर आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग, आपके बड़े लोग आपको क्या सिखाते हैं, उससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो आप उसके लिए अगर मुझे क्रेडिट दे रहे हैं तो मेरा 0/सन्नाटा उसमें क्रेडिट है। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को क्रेडिट है जिन्होंने कुछ अच्छी बातें सिखाई। जितना सिखाया हम उसमें से 20% भी फॉलो नहीं कर सकते। जितने लोग मेरे फादर को जानते हैं, आज भी मैं अगर अपने फादर के किसी नोन व्यक्ति से मिलता हूं, वो कहते हैं अरे यार आप तो कमेंटेटर बन गए, लेकिन आपके फादर जो हैं, मुझे लगता है कि मैं उनका 10% भी, मैं उनका 2% भी नहीं हूं। एज अ प्रोफेशनल मैंने जो अचीव किया हो, चलिए मुझे 4 लोग ज्यादा जानते हैं। फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे तो उनका दायरा एक था। अब मैं टीवी पे और सोशल मीडिया पे हूं तो मुझे जानने वाले नंबर ऑफ लोग ज्यादा हैं, पर जो इज्जत उन्होंने कमाई है, मैं उसका 1% भी कमा लूं तो मुझे लगेगा मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं सपोज कोई ऐसे लोग हैं, अब मेरे फादर मेडिकल फील्ड से हैं, वो पंजाब में हैं, मैं दिल्ली में उनके किसी फ्रेंड से मिला, पहली बार मिला, और मैंने कहा कि मैं तनेजा साहब का बेटा हूं। वो मेरे से 20 साल बड़े डॉक्टर उठते हैं अपनी कुर्सी से और मुझे गले लगा लेते हैं, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ हासिल किया है, इसलिए कि मैं शंभूनाथ तनेजा जी का बेटा हूं। तो वो इज्जत उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने संस्कारों से कमाई है। तो मेरा तो सौभाग्य है। नहीं, आपने ऐसा सिर्फ ये आपने कहा कि आप 1% भी उसका नहीं बन सकते, ये भी आपका भी बड़प्पन ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो वैल्यूज़ उनकी आपके अंदर आ रही है, तब जाके आपके शब्द, आपका रेस्पेक्ट टुवर्ड्स एवरीवन, इतना रेस्पेक्ट निकलता है सर। नहीं तो जनरली तो आदमी कहता है कि हाँ मैं भी ये लेवल पे पहुंच गया हूँ। यार हमारे लेवल किस काम के हैं? अभी हमारे स्टूडियो के बाहर बारिश हो रही है, पानी की बूंद पड़ेगी जमीन पे, वो बुलबुला उठेगा और फट जाएगा। वो हमारा लेवल है। वो कीचड़ में एक पत्ता तैर रहा है, पत्ते के ऊपर छोटा सा एक कीड़ा है, वो कीड़ा कहता है कि ये पत्ता नहीं है, ये जहाज है और मैं इसका कैप्टन हूं। कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। वो बुलबुला ऐसे फट जाएगा, पता नहीं चलेगा। जिन बड़े बड़े सूरमाओं ने आधी दुनिया जीत ली, वो आज कहाँ है? सब मिट्टी में मिल गए। वो आई थिंक महमूद गजनवी थे या कौन थे, कई लोगों की हमने कहानियां सुनी है। वो कह रहे थे कि जब मुझे दफन करने के लिए लेके जाओ तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख रहे हैं कि खाली हाथ जा रहा है। वाह, अलेक्जेंडर ने कितनी दुनिया जीती, खाली हाथ गया। क्या हमारा क्या लेवल है? ये समझने के अंदर पूरी जिंदगी चली जाती है सर। जब ये समझ आती है ना, पता है कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला, आपका घमंड, आपका अहंकार सब यहाँ पे चूर हो जाएगा, आपका पैसा सब यहाँ पे रह जाएगा। बट वो जब समझ में आता है तब जिंदगी निकल जाती है। तो इतनी सी बात हम समझ लें तो लगेगा कि बड़े बड़े लोग, ऐसा आपने ये कहा तो ये जो बहुत सारे लोगों को जैसे शो ऑफ, ये सब चीज़ें, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सेलिब्रिटी जो एकदम टॉप लेवल है, लेकिन उससे मिलने के बाद आपको लगेगा यार इससे जैसा डाउन टू अर्थ इंसान कोई है नहीं, या फिर मतलब उससे कुछ सीखा हो आपने? एक तो मैंने आपको बलबीर सिंह साहब की बात सुनाई। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी इस दुनिया में रेयर हैं।
वो भी टीम स्पोर्ट में। आप इंडिविजुअल मेडल जीत सकते हैं अपनी मेहनत पे, टीम स्पोर्ट में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना वो लेजेंड्स कर सकते हैं। तो उनसे जब मैं मिला, उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं बलबीर सिंह दोसांझ हूं। मैंने कहा नहीं सर, आप अपना परिचय मत दीजिए। मेरे लिए इससे बड़ा मोमेंट हो नहीं सकता जब मैं बलबीर सिंह साहब से मिला। दूसरा एक और मोमेंट हुआ था, एक अलग फील्ड के सुपरस्टार रजनीकांत साहब। मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड की बात है, मैं शायद कबड्डी ही कवर कर रहा था। गलती से एक दिन जिम चला गया मैं। जिम से वापस अपने रूम में जाने के लिए मैं लिफ्ट में दाखिल हुआ, तो लिफ्ट में 3 लोग थे। एक महिला थी, एक कोने में खड़ी थी, दूसरे कोने में 2 सज्जन खड़े थे। एक व्यक्ति ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। ओ, आपने भी वही पहना हुआ है, लेकिन इससे भी सिंपल। आपने तो आपसे भी सिंपल टी शर्ट और जीन्स थी। उनके साथ एक और सज्जन थे जिनको देख के लगा कि शायद ये कपड़े किसी सिक्योरिटी वाले बंधु के हैं, और हाथ में एक बड़ा सिंपल सा बैग पकड़ा हुआ था। तो जो व्हाइट टी शर्ट वाले सज्जन थे, मैंने उनकी ओर ऐसे करके देखा, रजनीकांत। मैंने अपने आप से पूछा, नहीं रजनीकांत थोड़ी हो सकते हैं। मतलब अत्यंत सिंपल लिबास था उनका। फिर मैंने उनके साथ खड़े सज्जन की तरफ देखा कि यार हो सकता है कि ये इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, हाथ में बैग पकड़ा है, इनके कपड़े तो सिक्योरिटी वाले हैं। फिर मैंने उन लेडी की तरफ इशारे में, आंखों में, मतलब क्या ये वही हैं? सिर्फ इशारे से पूछा। उन्होंने भी इशारों से मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया, वो भी कंफ्यूज थी। वो एक फ्लोर पे लिफ्ट रुकी, वो लेडी उतर गई, मेरा फ्लोर आया, मैं नहीं उतरा। मैं हिम्मत जुटा रहा हूं पूछने के लिए कि क्या सर आप रजनीकांत हैं? मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई। बाप रे। मैं अपने फ्लोर पे नहीं उतरा, लिफ्ट सबसे टॉप फ्लोर पे गई जहां सिर्फ स्वीट्स थे। वो लिफ्ट वहां पे रुकी, वो दोनों सज्जन बाहर चले गए। फिर नीचे मैं अपने फ्लोर पे आया एंड आई किक्ड माई सेल्फ कि अरे ये तो रजनीकांत थे। मैंने उनके साथ आधा मिनट 1 मिनट लिफ्ट में बिताया। मुझे अंदर से पता है कि ये रजनीकांत हैं, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये रजनीकांत है इतने साधारण कपड़ों में। अब किसी सेलिब्रिटी की पहचान हालांकि उसके कपड़ों की कीमत से नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इवन जिस पोस्चर में वो खड़े थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कुछ लोग होते हैं जिनके ऑरा से आपको लगता है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, और रजनीकांत से बड़े सेलिब्रिटीज तो इस देश में गिने चुने हैं। उनके ऑरा से मुझे कोई ईगो की, कोई स्टारडम की कुछ महक नहीं आ रही थी। ऐसा लगा कि यार ये तो वही शिवाजीराव गायकवाड़ नाम का कोई एक इंसान है जो मेरे साथ खड़ा हुआ है। जब वो लिफ्ट से उतर गए, अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को बात बताई। अब उसी होटल में तमिल कमेंट्री करने वाले मेरे दोस्त भी थे, उन सब ने फोटो लगाई हुई है, ओ विद तलाइवा। मैंने कहा यार तो ये उनकी सादगी है, जो बलबीर सिंह दोसांझ साहब की सादगी थी, वो रजनीकांत साहब की सादगी है कि आप उनके साथ खड़े हैं, पर फिर भी आपको ये नहीं एहसास हो रहा कि आप कितने बड़े दिग्गज के साथ। हाँ, मतलब कि ये इतना बड़ा आदमी है तो अपनी इमेजिनेशन अलग रहती है उसके लिए एकदम कंप्लीटली, लेकिन वो इतना सिंप्लिसिटी में इतना सादा रह रहा है, तो हम एक बार के लिए मतलब आधा मिनट तक आप यही एक्सेप्ट नहीं कर पाए ये रजनीकांत ही है। हाँ, था मन में कि भैया रहेंगे, बट वो मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। इतनी सिंप्लिसिटी उनकी, इतनी सिंप्लिसिटी। ये सिंप्लिसिटी भाई चरित्र से आती है, संस्कारों से आती है। उन्हें वो लाखों रुपए के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। वो फिल्मों में विग लगाते हैं, बाहर नहीं लगाते हैं, वो जैसे हैं वैसे हैं। आई थिंक यही उनको सबसे बड़ा बनाता है। बलबीर सिंह साहब अपना परिचय दे रहे हैं, ये उनको बड़ा बनाता है, जो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हो। तो ऐसा कोई करंट स्पोर्ट्स प्लेयर, चाहे कबड्डी हो, क्रिकेट हो या फिर हॉकी हो, कि जिसमें आपको ये सिंप्लिसिटी फील आए? मेरे फेवरेट सचिन तेंदुलकर। जिंदगी में पहली बार मैंने उनको आमने सामने देखा जब हर्षा भोगले ने एक शो के लिए उनका इंटरव्यू करना था। मेरा उस शो से कोई लेना देना नहीं था, मेरे एक मित्र उस शो के प्रोड्यूसर थे। मैं उनके साथ चला गया कि आई वांट टू सी सचिन तेंदुलकर। तो जैसे आपके दोस्त यहाँ खड़े हैं, मैं पीछे कैमरा के पीछे सिर्फ खड़ा था, मैंने कुछ काम नहीं था, मैंने उनको पहली बार देखा बस। अभी IPL 2024 में सचिन तेंदुलकर साहब जियो सिनेमा के स्टूडियोज में आए, तो मेरे मित्र हैं राहुल शर्मा, वो कमेंट्री कर रहे थे मेरे साथ। तो वो आए कमेंट्री बॉक्स में, खुश हो पाजी, कमाल हो गया पाजी, क्या हुआ? बोले आप, मुझे कह रहे हैं राहुल कि आप जिनको क्रिकेट के प्रभु कहते हैं, मैं उनको मिलके आया हूं।
तो मैंने कहा सचिन तेंदुलकर स्टूडियो में है, हमारे फ्लोर पे हैं? बोले हाँ, मुझे मिलना है उनसे। तो वो लेके गए मुझे। अब उनका शूट चल रहा था, बड़ा सारा स्टूडियो, बाहर सिक्योरिटी खड़ी है, तो हम भी बाहर खड़े हो गए। 5 मिनट बाद वो दरवाजा खुलता है, आकाश चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर आते हैं। मैं राहुल की तरफ देख रहा हूं कि भाई मिलवा मुझे इनसे, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। वो अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले सचिन से मिलके आया है, पर दोबारा कहने की उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने आकाश चोपड़ा साहब की तरफ देखा, अब उनसे मेरी मित्रता है, दोस्ती है, वो मेरा एक्सप्रेशन समझ गए। उन्होंने सचिन को रोका और कहा, सचिन पाजी ये सुनील तनेजा हैं, यहाँ पंजाबी कमेंट्री करते हैं। तो सचिन ने मेरी ओर देखा, हाय सुनील, इट्स नाइस टू मीट यू। तो जिन्होंने क्रिकेट से प्यार करना सिखाया, वो जब आपकी तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और आपका नाम बोलते हैं, तो ऐसा आपका नाम बोलते हैं। फिर मैंने फोटो के लिए रिक्वेस्ट किया, वो आप दिखा सकते हो। तो वही कि जिनकी वजह से ये पूरा देश, हमारी पूरी जनरेशन क्रिकेट से प्यार करने लगी, उनसे मिले। और वही सादगी, वही विनम्रता, सीखने लायक ये सब चीजें उनसे, बहुत सीखने लायक। जितना सीखें उतना कम है। क्रिकेट को लेके, क्रिकेट में क्रिकेट की कमेंट्री का कोई एकदम मेमोरेबल मोमेंट आपका, जब एकदम, क्योंकि क्रिकेट तो ये देश के अंदर ऐसा है कि भाई सब कुछ है, वैसा वाला सिस्टम है, तो क्रिकेट की कमेंट्री में आपका सबसे अमेजिंग मोमेंट या मेमोरेबल मोमेंट? काफ़ी सारे हैं। 2007 का जो वर्ल्ड कप T20 हमने जीता था, तो एक अलग से स्पेशल हिंदी फीड उस समय हुआ करती थी, एक खास DTH कस्टमर्स के लिए। उस हिंदी कमेंट्री टीम में मैं था। युवराज सिंह ने तब 6 सिक्सेस लगाए थे, मैं कमेंट्री बॉक्स में था। अच्छा, आप कमेंट्री बॉक्स में थे? जब श्री संत ने वो आखिरी कैच पकड़ा था, जब भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो मैं कमेंट्री बॉक्स में था। तो जब अपना देश जीतता है तो उससे बड़ा मोमेंट तो हो नहीं सकता। प्लस उसमें भी ऐसे कारनामे, 6 छक्के, ऐसे कारनामे। 2011 वर्ल्ड कप जब हमने जीता, तो मैं डिजिटल मीडिया पे ESPN मोबाइल पे कमेंट्री कर रहा था, पूरा वर्ल्ड कप किया था। तो लेकिन थिंक 2007 ज्यादा बड़ा मोमेंट था। 11 में हम अपने घर में खेल रहे थे, सचिन टीम में थे, सहवाग टीम में थे। 2007 वर्ल्ड कप में सीनियर प्लेयर नहीं थे, नए नए कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं, आधी टीम नए खिलाड़ियों की है, और हम दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं जहां चुनौती अलग लेवल से मिलती है, पिचेस को लेके, माहौल को लेके। तो वो एज अ कमेंटेटर बहुत बड़ी बात है कि अपना देश पहला T20 वर्ल्ड कप, और किसी को पता नहीं था कि T20 क्रिकेट का भविष्य क्या है। किसी को पता नहीं था कि अभी 2 साल पहले तो डेब्यू किया महेंद्र सिंह धोनी ने, उनको कैप्टनसी सौंप दी गई है। तो वो बहुत खास मोमेंट था। अगर आपको कहे कि हिस्ट्री में पहले के कोई मैच में, हिस्टोरिकल कोई मैच के अंदर कमेंट्री करनी है, तो आप कौन सा मैच चूज करोगे? देखियो, मेरा पहला प्यार तो है हॉकी। जितने हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980, ये सारे मैचेस मुझे दे दो यार। सारे हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडल में मुझे कमेंट्री करनी है। क्रिकेट 1983, हमने 183 रन बनाए। सर विवियन कपिल देव का ने जो कैच पकड़ा, विव रिचर्ड्स, मतलब उस टीम, वेस्ट इंडीज का उस टाइम बोलबाला था, वेस्ट इंडीज को हराना मतलब ये एक असंभव था। हमें तो लोग कहते थे कि ये फ्लूक से। मैं 2 साल का था, मैं तो सिर्फ बाद में पड़ी हुई बातें बता रहा हूं आपको। जो हमने श्रीकांत साहब से सुना या कपिल पाजी से सुना या बाकी लोगों से सुना कि विव रिचर्ड्स आए और उन्होंने ऐसा पीटना शुरू किया कि हमें लगा बस ये तो मैच खत्म हो गया। तो वो जब भी कोई चीज अप्रत्याशित तरीके से होती है, जब आप उसकी उम्मीद नहीं करते, जब आप उसकी कल्पना नहीं करते और वो हो जाती है, तो उसका मजा कुछ और होता है। तो वो 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल दे दीजिए, 1980 ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल दे दीजिए, 1948 ओलंपिक्स इसलिए खास है क्योंकि हम पहली बार स्वतंत्र देश के तौर पे गए। 1928, 32 और 36 में हम ब्रिटिश इंडिया के नाम पे गए थे। 1948 में पहली बार हम हिंदुस्तान के नाम से गए, भारत बन के गए, और हमने ग्रेट ब्रिटेन को हराया जो हमारे ऊपर कब्जा करके बैठा था। उन्हीं के घर में लंदन में हमने उनको हराया, और विद इन एन ईयर। तो वो मैच दे दो यार, मजा आ जाएगा। बहुत। लेकिन आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प है, हर एक मोमेंट, हर एक मैचेस, हर एक ईयर, सब कुछ याद है आपको, स्पेशली जो हिस्टोरिकल जो भी मोमेंट्स हैं। सब कुछ याद, बहुत कम याद है। कुछ चीजें याद रह जाती हैं तो भी बहुत याद है सर। आप जो पैदा होने के सब पहले के, जो स्वतंत्र भारत के या उसके पहले के, वो भी सब मैचेस
उसमें थोड़ा क्रेडिट लूं, थोड़ी प्रमोशन करूं मैं उसमें प्रमोशन करता हूं। एक मूवी आई थी आज से 5-6 साल पहले, गोल्ड, जिसमें अक्षय कुमार हीरो थे। वो इसी ओलंपिक्स में बनी हुई मूवी थी। ओके। उस मूवी को जब आप शुरू में देखेंगे ना, तो वो 1936 और 1948 ओलंपिक्स में जो हमने गोल्ड मेडल जीते हॉकी के, उस पे बेस्ड है। ओके। उसमें जब मूवी शुरू होती है तो 1936 ओलंपिक्स का फाइनल आता है, जब भारत जर्मनी को हराता है, तो उसमें कमेंटेटर मैं हूँ। ओके। वो मूवी दोबारा से देखिए, उसमें आपको मैं कमेंट्री करता हुआ देखूंगा साक्षात। वेरी गुड। तो वो मेरी खुशकिस्मती है कि जो हॉकी पे फिल्म बनी, वो मूवी बनाई थी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने, फरहान अख्तर साहब की कंपनी ने, और वो डायरेक्टर थी रीमा कागती। उन्होंने ये डिमांड रखी कि यार हमें ना एक्टर नहीं चाहिए, हमें असली कमेंटेटर चाहिए। तो वो किसी तरह से कास्टिंग एजेंट ने ढूंढा, यहाँ वहाँ से 1-2 प्लेयर से पूछा, उन्होंने मेरा नाम रेफर किया। तो अगेन मेरी खुशकिस्मती कि चलिए मैं रियल लाइफ में तो नहीं कर पाया, फिल्म में मैंने कमेंट्री की 1936 में जब हमने गोल्ड मेडल जीता, उसको अपनी आवाज दी। राइट। तो कैसे ना कैसे वो मौका तो मिल गया। वो मौका किसी तरह से तो मिल गया भाई। कबड्डी का और हॉकी का भी लास्ट कुछ ईयर से देख रहे हैं हम लोग, काफी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है आगे जाके भी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है? इंटरेस्टिंग हो भी चुकी है और अभी बहुत स्कोप बाकी है। पहले कुछ कदम हमने रख लिए। आज से 10 साल पहले कबड्डी आ जाएगी टीवी पे हम सोच भी नहीं सकते थे, और हम बैठे हैं अभी महाराष्ट्र में, जहां कबड्डी बहुत मशहूर है। यस। हरियाणा में बहुत ज़्यादा, हरियाणा से मैक्सिमम प्लेयर आते हैं, लेकिन फॉलोइंग महाराष्ट्र में अलग लेवल की है। मैं किसी भी होटल में जाऊं, किसी भी जगह जाऊं, वहां कोई ना कोई कबड्डी प्लेयर, कोई ना कोई कबड्डी खेला दोस्त मिल जाएगा जो होटल में जॉब कर रहा है, लेकिन वो आके बताएगा कि सर मैं कबड्डी खेलता था, और कितनी बातें वो अपनी सुनाते हैं कि मैं इस क्लब से खेल। तो कबड्डी और हॉकी 2 ऐसे खेल हैं जिनका अपने से जुड़ाव है। कबड्डी का उद्गम भारत में हुआ, भारत की मिट्टी से ये खेल पैदा हुआ। यस, और मिट्टी में ही खेला जाता है। मिट्टी में ही खेला जाता, और महाराष्ट्र के लोग कहते हैं यहाँ शुरू हुआ, तमिलनाडु के कहते हैं यहाँ शुरू हुआ। वो प्यारी सी बहस चलती रहनी चाहिए, लेकिन ये अपना खेल है। अपना खेल है। हॉकी शुरू हुआ, वो हमें ब्रिटेन ने दिया, लेकिन उस खेल को अपना बनाया हमने। Yes. 8 गोल्ड मेडल और 13 मेडल हमने जीते, तो उस खेल को हमने स्वीकार कर लिया। और इन दोनों खेलों के लिए अथाह संभावनाएं हैं। कबड्डी में तो प्रो कबड्डी लीग ने एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है, भारत की दूसरी सबसे कामयाब लीग वो बन चुकी है। राइट। तो ये लोगों का प्यार है और स्टार स्पोर्ट्स की मेहनत है, थोड़ी सी हमने भी कर दी उसमें मेहनत। और हॉकी को लेके हम जैसे लोग जो 80 में पैदा हुए, 90 में पैदा हुए, जो पढ़ते थे कि हमने मेडल जीते, वो ठीक है, जीते तो जीते, अब क्या करते हैं। पर अब हमने 2 मेडल जीत लिए। हम टोक्यो में जीत के आए, हम पेरिस में जीत के आए, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 ओलंपिक मेडल हरमन के घर में टंगे हुए हैं, मनप्रीत के घर में टंगे हुए हैं, है ना, श्रीजेश के घर में टंगे हुए हैं। वो मेरे देश का गौरव है। वो हमारा गौरव है, और इसलिए मैं बहुत प्रबलता से मानता हूं, प्रखर तौर पे मानता हूं कि ये हॉकी के लिए सबसे सुनहरा युग है पिछले कई सालों में। अब यहां से इसके ऊपर हॉकी की फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। वेरी गुड। बढ़ रही है और बढ़ेगी, और अथाह संभावनाएं हैं। 16 साल सर, मेरे को लगता है 16-18 साल से आप कमेंट्री कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबे टाइम तक कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बोरिंग आनी चालू होती है। तो आप इतने पैशनेट हो, आज भी वो पैशन के साथ ही करते हो, तो क्या चीज़ है जो वो पैशन आपको जगा के रखा हुआ है और आप आज भी वो एंथुजियाज्म, वो एनर्जी के साथ में ही कमेंट्री करते हो? सर, मैं जब भी कमेंट्री करने जाता हूं तो कोशिश करता हूं, हर बार हो नहीं पाता, पर हर मैच से पहले एक बार कोशिश ये ज़रूर करता हूं कि जब मैं 23-24 साल का था तो कहाँ था और क्या बनना चाहता था। डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर बन रहा था, लेकिन मन में इच्छा थी कि यार कमेंटेटर बन सकता हूं, मीडिया में कुछ कर सकता हूं, क्या कभी लाइफ में ऐसा मौका मिलेगा? तो थोड़ा जूम आउट कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी को, कि जब मैं पंजाब के एक छोटे से शहर में पढ़ रहा था, एक छोटे से शहर में पला हूं, बड़ा हूं, एक और छोटे शहर में कॉलेज कर रहा हूं, तो दायरे बड़े छोटे थे। वहां तब इच्छा थी कि कुछ बड़े स्केल पे करना है, तो आज ईश्वर ने वो मौका दिया है, तो उस मौके का फायदा उठाइए। तो हमेशा जूम आउट करके सोचता हूं कि आज से 20 साल पहले जो मैं करना चाहता था, आज वो मैं कर रहा हूं। ये ईश्वर की दी हुई दात है
इसे स्वीकार करो, इसकी इज्जत करो, इसके साथ पूरा न्याय करो और फिर प्रार्थना करो कि हर रोज ऐसा ही लगे कि मेरी जिंदगी का पहला मैच है। यस, ऐसा ही लगे कि ये मौका दोबारा से मिले। बहुत इमोशन और बहुत दिल के साथ करते हो आप। ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसने आपको आई थिंक कंसिस्टेंट रखा है, बिकॉज आप इसको प्रोफेशन से भी ज़्यादा बहुत दिल से अपना समझ के करते हो। दैट इज़ व्हाट मैंने जब आपको सुना है तो मुझे ये फील होता है, बहुत अपना समझ के करते हो सर। कि अपना समझ के करेंगे तभी वो काम नहीं लगेगा। जब काम लगने लगेगा तो शायद मैं संन्यास ले लूंगा, मैं छोड़ दूंगा। यस यस, दैट इज द मैन। ये एक लाइन में आपने परफेक्ट कहा कि भाई अपना है तभी कर सकते हैं, जब काम लगेगा तो वो डेफिनेटली हो जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। काम करने को तुम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आई डोंट वांट टू से कि मैंने मेडिसिन की डिग्री के साथ इनजस्टिस किया है। मेरा डॉक्टर बनने का बहुत प्रबल इच्छा थी और बहुत मेरी तमन्ना थी कि मैं क्लिनिक में बैठूं, पेशेंट्स देखूं, उनका इलाज करूं। अभी भी करता हूं सेवा के तौर पे, प्रभु मौका देते हैं। ओह वेरी गुड। तो वो इच्छा पूरी होती है, लेकिन टीवी में आने का सपना और एक्टर बनने का और कमेंटेटर बनने का सपना बहुत करोड़ों लोग देखते हैं। राइट। और जिस को वो मौका मिला है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो जब सपने पूरे हो रहे हैं तो फिर उसके साथ न्याय करना 101%। आपने कहा बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है एक्चुअली कमेंट्री करना ही हो। अगर किसी को कमेंट्री की फील्ड में जाना है या इस टाइप की कोई फील्ड में जाना है तो उसके लिए आप कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई बुक सजेस्ट करोगे कि भाई एटलीस्ट आप लोगों को ये बुक्स पढ़नी चाहिए या ये डॉक्यूमेंट्री तो आपको देखनी चाहिए? आई थिंक अभी तक ना कमेंट्री पे बुक्स नहीं लिखी गई हैं। लिखी गई हैं तो नहीं मैंने देखी, सुनी, पढ़ी नहीं। कमेंट्री आर्ट के ऊपर ज्यादा किताबें नहीं हैं। किसी को अगर स्पोर्ट्स कमेंट्री या स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में आना है तो मेरा सुझाव है कि स्पोर्ट्स पर आधारित जितनी किताबें हैं वो जरूर पढ़िए। चाहे वो भारतीय खिलाड़ियों की हो, दद्दा ध्यानचंद ने किताब लिखी है, बलबीर सिंह साहब ने किताब लिखी है द गोल्डन हैट्रिक, असलम शेर खान साहब ने किताब लिखी है। उनकी किताब का टाइटल है टू हेल विद हॉकी। वो टाइटल ही आपको आकर्षित करता है। क्रिकेट पे इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, आत्मकथाएं हैं, आप विदेशी खिलाड़ियों की पढ़िए। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में किसी भी तरह से आना चाहते हैं तो इतनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं आज। तो आप जाइए नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे, आपको फिक्शन भी मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट्रीज भी मिलेंगी। नॉलेज गेन होगा उससे। नॉलेज गेन कीजिए और द्वार खुल जाएंगे, कभी ना कभी रास्ता कभी ना कभी मिल जाता है। डेफिनेटली। लास्ट 15-20 साल से इतना बिजी शेड्यूल सर आपका, ट्रैवलिंग, हैक्टिक, इन सब पल के बीच में कुछ सुकून वाले पल, शांति वाले पल परिवार के साथ में अपने लिए वो कैसे निकालते हो, उनको कैसे एंजॉय करते हो आप? दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर फील्ड कंप्लीटली। जब मैं घर होता हूँ, अपने परिवार के साथ होता हूँ तो वो एक अलग अलग दुनिया है। वो ऐसी चीज है जिसका मेरे प्रोफेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब कई लोग मेरी वाइफ से पूछते हैं कि अरे सुनील भैया तो टीवी पे हमने सुना था बड़े जोश के साथ बोल रहे थे। तो वो लोग पूछते हैं कि घर में भी वो ऐसी बात करता है क्या? मेरी बीवी कहती घर में उसके जबान नहीं खुलती। तो जो चीज घर में नहीं हो पाती वो कमेंट्री भी पूरी कर लेता हूं। ये अल्टीमेट फैक्ट है। ये तो अल्टीमेट फैक्ट है। लेकिन परिवार की दुनिया और प्रोफेशन की दुनिया, कमेंट्री की दुनिया और परिवार की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। yes. घर में सिर्फ सुकून है। घर में मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, आप अपनों के साथ कुछ पल बिताते हैं जहाँ पे आप एकदम नेचुरल हो, जहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं, कहीं दिखना नहीं, शांति से। पंजाब जाता हूँ, अपने फादर से मिलता हूँ। मम्मी अब दुनिया में नहीं रही, उनके साथ जब टाइम मैंने बिताया तो लगता है कि ये दुनिया है और वो सपना है जो मैं जी रहा हूँ। राइट। वो सपना चलता रहे तो अच्छा है। और ये दुनिया ये है जब आप किसी के माता पिता हैं और जब आपके साथ आपके माता पिता हैं, सबसे बड़ा सुख वो है। सबसे बड़ा सुख वो है जब माँ थी और पूछती थी बेटा खाने में क्या खाएगा। एक्चुअली सबसे बड़ा सुख वो है। सबसे बड़ा सुख। और वो फील हम कितना भी करें आज आप लाइफ में, ये मैंने आप माँ से बोला ना, तो माँ एक ऐसी औरत होती है हमारी लाइफ में कि हम जब लाइफ में कुछ अचीवमेंट करते हैं ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं, तो वो एक इंसान ऐसी होती है जिससे अगर आप शेयर करोगे ना तो आपसे 3 गुना ज्यादा खुशी उसको होती है। करेक्ट। आज हम अचीव करते हैं, हमें खुशी भी होती है, बट वो पल अगर उनके साथ शेयर नहीं कर पाते हम उसको मिस करते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं जब भी पंजाब जाता हूँ
अब फादर से मिलता हूँ, पहले माँ बाप से मिलता था, कमेंट्री के बारे में ज़्यादा बातें होती ही नहीं थी। और मेरी माँ टीवी देखती ही नहीं थी। फादर अभी दिन में 2 बार देखते हैं, 5-5 मिनट के लिए न्यूज़ सुन लेते हैं बस। और लोग आके बताते थे, अभी भी बताते हैं, वीडियोस दिखाते थे, टीवी चलाओ, आपका बेटा है, आ रहा है, बोल रहा है, शोज कर रहा है। तो माँ के लिए तो बेटा है यार। हाँ बेटा। माँ के लिए तो मैं बेटा था। और माँ के लिए स्पेशली जब ऐसा कोई कहता है तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा है। और वो प्राउड वो कभी ना उन्होंने शब्दों में नहीं बताया। नहीं बताएंगे, राइट। वो माँ जब आपको देखेगी ना तो उसकी आंखों में आपको दुनिया का खजाना मिल जाएगा। बहुत सही कहा एक्चुअली। वो जब माँ देखती है तो जिस उसकी आंखों गर्व के साथ देखती है ना आपको, कि वो पड़ोसी डॉक्टर साहब आए थे और वो कह रहे थे कि हमने सुनील को टीवी पे सुना और सुनील बैठा हुआ था और बातें कर रहा था तो बड़ा अच्छा बोलता है। वो माँ फिर जब ये कहानी सुनाती है माँ कि मुझे ऐसा बताया गया, वो कहानी बताते बताते उनकी आंखों में ऐसा लगता है कि दुनिया का खजाना देख रहा है। एक्चुअल में उसकी कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना, मतलब उसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कंपैरिजन के साथ किधर भी। वो एक खुशी, वो पल ही अलग होते हैं सर। मतलब वो एक इमोशन जो है ना, परिवार में हमारे माँ हो, पापा हो, हमारे बच्चे हो, एक अलग ही फील होता है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी का बेटा होना और किसी का पिता होना, यही दुनिया है, यही दुनिया, इससे बाहर कुछ नहीं है। यही दुनिया 100%। तो उसके बाहर जो है आप बोल रहे हैं ना, जैसे आपने हम सपने जी रहे हैं, वो सपना है, वो सपने जी रहे और हैं दुनिया। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे वो सपना जीने का मौका दिया है। यस, ईश्वर सबके सपने पूरे करे अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार। तो हम सब अपना सपना जी रहे हैं तो खुशकिस्मत हैं। राइट। वो सपना चलता रहे, वो बड़ा प्यारा सपना है। मुझे लगता है आपके साथ बहुत लंबी बातें हो सकती, बहुत लंबी स्टोरीज हैं, बट बहुत जेन्युइनली बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा कन्वर्जेशन था आपके साथ में। बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हो लास्ट में? पहले तो आपको धन्यवाद है भरत भाई। आप सर आपको थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, तो दिल से आपको थैंक यू है। प्रभु प्रभु तो प्रभु है तो प्रभु ही हैं, और प्रभु का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे, ये मेरी कामना है। और आपने कहा बहुत बातें हो सकती हैं, कभी इसका पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, डेफिनेटली अगली बार जब मैं मुंबई रहूंगा। 101% सर। और जो लोग आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक सबसे पहले तो हम अच्छे इंसान बने, वो सबसे बड़ी बात है। मिठत निवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्, हम गुरुओं की बानी सुन के बड़े हुए हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अच्छे इंसान बने, अच्छे भारतीय बने, प्यार मोहब्बत से रहें, अपने देश से प्यार करें, अपने खेलों से भी ज़रूर प्यार करें, आपके पॉडकास्ट से भी ज़रूर प्यार करें, और जो भी जिंदगी में करें वो ईमानदारी से करें, पूरे जज्बात और पूरे ईमानदारी के साथ करें, पैशन के साथ करें, तो मज़ा आता है। ट्रू। और जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उनकी सेवा करें, वेरी गुड। उनको खुश होने का मौका दे, उनको प्राउड फील करवाएं, और जिनको आपने जन्म दिया है उनको खुश करने की कोशिश करें। परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। वेरी ट्रू। सब कुछ छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ कह दिया सर आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। इट वॉज नाइस मीटिंग विथ यू। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।